डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पूंजी बाजार के अंतर्गत जो शेयर बाजार है उससे संबंधित कुछ तथ्यों का अध्ययन कर रहे थे पिछले क्लास में। उसमें कुछ तथ्य बचे हुए थे जिसको आज के क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। उसमें पहला है कैप्ड ट्रेडिंग। ये क्या है कि जो स्टॉक मार्केट होता है, इस स्टॉक मार्केट में कि इसका दूसरा कह लीजिए या शेयर बाजार में जो कारोबार होता है, कारोबार का मतलब शेयरों का लेन देन, वो इस शेयर बाजार के अंदर होता है। ठीक है, अंदर होता है। और ये जो होता है प्रक्रिया जो है, इसी को वैध कारोबार बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? वैध कारोबार बोलते हैं। और यदि यह कारोबार बाहर होता है, अगर शेयर बाजार से बाहर होता है तो ये कारोबार अवैध हो जाता है। ठीक है, और यही अवैध कारोबार को हम लोग कैप्ड ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। तो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ यह एक तथ्य है जो हम लोगों को समझना है। कैप्ड ट्रेडिंग के स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार जहां शेयरों की खरीद बिक्री होगी, तो उसका नियमावली ये है कि जो भी खरीद बिक्री होगी वो शेयर बाजार के अंतर्गत होगी, यानी उसका जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के अंदर होगी। यहाँ पर एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पहले जो होता था वो बाज़ाब्ते तौर पर शेयर बाजार का हॉल होता था और उसमें जो ब्रोकर होते थे वो अंदर में रहते थे और वो शेयरों की खरीद बिक्री आवाज़ लगाकर करते थे। लेकिन जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, तब से हर ब्रोकर का अपना एक केबिन दे दिया गया है और उसके जो कंप्यूटर स्क्रीन है, उस कंप्यूटर स्क्रीन पे ही सारे शेयर लिस्टेड होते हैं, आता रहता है और वो अपने कमरे में बंद होकर के शेयरों की खरीद बिक्री करता है। तो अब एक हॉल में नहीं होकर करके शेयरों की खरीद बिक्री जो है वो जो शेयर ब्रोकर होते हैं उनके कमरे में होती है। तो यहाँ पर वर्तमान समय में शेयर बाजार के अंतर्गत कारोबार का अर्थ ये आप लीजिए कि शेयर ब्रोकर के कमरे में हो रहा कारोबार। अब इससे हट करके, इससे इतर हर जगह ऐसी फैसिलिटी शेयर बाजार में नहीं हुई है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। बहुत सारे शेयर बाजार, से मगध शेयर बाजार पटना में है, तो आज भी आवाज़ लगा करके शेयरों की खरीद बिक्री होती है। आज भी? हाँ, आज भी। लेकिन जो बड़े बड़े शेयर बाजार है वहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, तो शेयर ब्रोकर अपने कमरे में ही टीवी स्क्रीन के माध्यम से जो है शेयरों की खरीद बिक्री करते हैं। तो ये दोनों वैध है, दोनों माना जाता है कि शेयर बाजार के अंतर्गत खरीद बिक्री हुई। इससे हट करके बाहर में, बाहर का अर्थ क्या हुआ कि जो ब्रोकर नहीं है या जिस शेयर की खरीद बिक्री अंदर में नहीं हुई, तो वो अवैध माना जाएगा। शेयर की जो भी खरीद बिक्री होगी वो शेयर बाजार के अंतर्गत या अधीन होगी। अंतर्गत का अर्थ आप ये मानिए कि उसके कैंपस के अंदर, अधीन के मतलब ये मानिए आप कि जो उसके रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर हैं उनके माध्यम से।
और इसके अतिरिक्त अगर कहीं बाहर में इन सीमाओं से बाहर में अगर शेयरों की खरीद बिक्री होती है तो वो अवैध मानी जाएगी, और वही अवैध शेयर बिक्री कैबल ट्रेडिंग के नाम से जानी जाती है। क्लियर? अब देखिए दूसरा जो है स्टैग, दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है? स्टैग। कोई अगर शेयर खरीदार हो और यह शेयर खरीदार प्राथमिक बाजार यानी प्राइमरी मार्केट में शेयर खरीदना चाहता है द्वितीयक मार्केट में नहीं, द्वितीयक मार्केट में नहीं, मार्केट में नहीं। तो इस प्रकार का जो शेयरों का खरीद होगा, ठीक है, उसी को हम लोग स्टैक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो शेयर के संबंध में या शेयर बाजार से जुड़ी हुई पदावली के संबंध में हम लोग पूर्व का जो क्लास किए हैं इसका, तो उसमें आप याद कीजिए कि आपको बताया गया था कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट है ना। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट बताने के क्रम में हमने आपको बताया था कि प्राइमरी मार्केट किसको बोलते हैं। तो जब कंपनी के द्वारा अपना शेयर जारी किया जाता है और सर्वप्रथम जब इसे खरीदा जाता है तो इसको जो है हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। इसकी खरीद शेयर बाजार में नहीं होती है, लेकिन जब शेयर बिक जाता है कंपनी का, अब वो कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड हो जाती है, तो उसका पुनर्क्रय या विक्रय जो होता है वो शेयर बाजार में होता है, और शेयर बाजार द्वितीय मार्केट है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति, कोई खरीदार है, वो प्रश्रय देता है इस बात को कि हम शेयर बाजार में शेयर जाकर के अपना अंश जाकर के नहीं खरीदेंगे, बल्कि जिस समय जारी करेगा कंपनी उसी समय हम शेयर खरीद लेंगे। अर्थात जब खरीदार के द्वारा प्राथमिक बाजार को प्राथमिकता दिया जाता है और द्वितीयक बाजार को नकार दिया जाता है कि हम वहां से शेयर नहीं खरीदेंगे, तो शेयर खरीदने की इस पद्धति को स्टैक बोलते हैं। अब देखिए ये क्यों कर होता है। तो जिनको शेयर बाजार के बारे में अल्प जानकारी होती है, कम जानकारी होती है, वो सिर्फ अपना पूंजी निवेश करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग प्राथमिक शेयर खरीदना पसंद करते हैं कि हम खरीद लिए, साल भर हो जाएगा तो जो कंपनी को प्रॉफिट होगा हमको मिल जाएगा। वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, वो अपनी अनुभवहीनता के कारण जो है घाटा नहीं सहना चाहते हैं। तो ऐसे लोग प्राथमिक बाजार को प्रश्रय देते हैं, क्योंकि द्वितीयक बाजार में जो शेयरों की खरीद बिक्री होती है उसमें काफ़ी अनुभव की आवश्यकता होती है, और जिस व्यक्ति के पास कंपनियों का अनुभव नहीं हो, कंपनियों के शेयरों के उतार चढ़ाव का अनुभव नहीं हो, तो वो द्वितीयक बाजार में यदि कारोबार करता है तो उसको संभावना रहती है कि घाटा हो जाए या उसका पैसा डूब जाए। तो इसलिए जो सामान्य जन है या सामान्य व्यक्ति हैं, शेयर बाजार के प्रति अनुभवहीन हैं, लेकिन फिर भी अपनी बचत को बढ़ाना चाहते हैं तो वो प्राथमिक बाजार में अपने शेयर को बेचते हैं, खरीदते हैं, और ऐसे खरीद को हम लोग शेयर बाजार की शब्दावली में स्टैक के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब देखिए दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो है अल्फा शेयर।
अगला टर्मिनोलॉजी है अल्फा शेयर। इन्हें जो है जो अंशी को हम लोग इंग्लिश में शेयर के नाम से जानते हैं, ए ग्रेड का होता है पहली बात। और ए ग्रेड होने के कारण इनके खरीद और बिक्री में, इनके क्रय या विक्रय में बाधा नहीं होती, बाधा नहीं होती है। तो ऐसे ही अंश को, ऐसे ही शेयर को हम लोग अल्फा शेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए शेयर जो लिस्टेड होता है शेयर मार्केट में, तो उसकी कैटेगराइजेशन हो जाता है, वर्गीकरण हो जाता है। वर्गीकरण होने के पीछे बहुत सारे आधार होते हैं। एक आधार ये होता है कि उसमें किसी भी प्रकार का उनके शेयर में कानूनी लफड़ा नहीं है, विधि रूप से कोई अड़चन नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा शेयर है। तो सर जोखिम कम रहता है इसमें क्या? नहीं, वो दूसरी बात हो जाएगी। जोखिम मतलब लाभ के सेंस में आप ले रहे हैं। यहाँ है कि किसी भी प्रकार का उस शेयर में विवाद नहीं है। विवाद कानूनी रूप से, विवाद मालिकाना रूप से, यह विवाद दो ब्रोकरों के बीच में भी उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार के निर्विवाद शेयर ए ग्रेड के शेयर होते हैं। और जब ये ए ग्रेड के शेयर है तो उनके विशेषता ही होती है कि उनको न ही किसी को बेचने में दिक्कत होता है और न ही किसी को खरीदने में दिक्कत होता है। यहाँ पर वैधानिक विवाद का मतलब ये है कि शेयर मान लिया जाए आपका है और कोई दूसरा व्यक्ति को आप जो है वो दे दिए हैं, क्योंकि ट्रांसफरेबल भी होता है। वैधानिक रूप से उसकी लिखा पढ़ी जो है वो नहीं हुई है। अब वो शेयर बिक्री को गया तो उसके दो दावेदार वहां उपस्थित हो गए, तब ये तो एक विवादित शेयर हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में इसमें कानूनी बंधन चला आएगा। तो ऐसे शेयर जो है वो उन विवादों के निपटान के बाद ही बिक सकते हैं, उसके पूर्व में नहीं। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखिए तो जो शेयर में कोई विवाद नहीं हो, कोई अड़चन नहीं हो, निर्विवाद हो वो, तो वो सभी के सभी ए ग्रेड के शेयर कहलाएंगे। और ऐसे शेयर को ही हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा शेयर। ठीक है, अब आइए दूसरा चीज हम लोग देखते हैं आगे, ब्लू चिप शेयर। ब्लू चिप शेयर इसमें क्या होता है कि जिस कंपनी का इस कंपनी के शेयर का साथ, यहां पर साथ का मतलब गुडविल, हाँ, गुडविल अच्छा होता है, इसी को ब्लू चिप शेयर बोलते हैं।
इसी को क्या बोलते हैं? ब्लू चिप शेयर। ठीक है। और इसी को हम लोग एक दूसरा नाम है ग्रोथ शेयर। और ऐसे शेयरों का बाजार में मांग अधिक होता है। बाजार में मांग क्या होगा? अधिक होगा। तो देखिए, अल्फा शेयर का शर्त दूसरा था कि वैधानिक रूप से मुक्त हो, और ब्लू चिप शेयर का शर्त दूसरा है कि किसी कंपनी का ऐसा शेयर जिसकी साख, जिसका गुडविल बहुत अच्छा हो। यहाँ पर इस शब्द को समझना है हम लोग कि साख और गुडविल से क्या मतलब है। साख और गुडविल से सिर्फ एक ही मतलब है, वो ये कि इसके मूल्य में हमेशा वृद्धि होती रहती है। मतलब ये है कि उस कंपनी का उत्पादन और उत्पादित माल की बिक्री उत्तरोत्तर बढ़ रही है, शेयर बूम करता है। तो ऐसे कंपनी का शेयर का रेट जो है कभी गिरता नहीं है। आमतौर पे जो खराब कंपनियां होती हैं उनके शेयरों को बाजार में क्षणिक रूप से उछाल करवा दिया जाता है, और उससे शेयर ब्रोकर या जो शेयर के कारोबारी हैं बाहर में, वो इससे लाभ कमाते हैं। तो वो फेक होता है, वो ओरिजिनल नहीं होता है। नए लोगों को ऐसे ही शेयरों में जो है घाटा होता है। लेकिन जो ब्लू चिप कंपनी होता है या ब्लू चिप शेयर होल्डर कंपनी होता है, उसका उत्पादन भी ठीक होता रहता है, ठीक ठाक रहता है, और उसके वस्तु जो उत्पादित होते हैं उसकी बिक्री भी ठीक ठाक होती है। तो ऐसी परिस्थिति में उसका शेयर का जो मूल्य बढ़ता है वो वास्तव में उसके लाभ के अनुरूप बढ़ता है। मतलब जितना वास्तविक लाभ हो रहा है उस लाभ के अनुरूप उसके शेयर के मूल्य बढ़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उस कंपनी का शेयर का मूल्य घटने की संभावना नहीं रहती। तो ऐसे ही कंपनी के शेयर को ब्लू चिप कहते हैं, और इसकी मांग शेयर बाजार में बहुत रहती है। लोग जो जोखिम का काम नहीं करना चाहते वो ऐसे शेयर लेके रख लेते हैं, इसका दाम बढ़ेगा ही और हम बेच करके इसका लाभ कमाएंगे। तो अल्फा शेयर और ब्लू चिप शेयर में ये अंतर है कि अल्फा शेयर कानूनी बाध्यताओं के कारण अल्फा होता है, और ब्लू चिप जो है वो गुडविल के कारण ब्लू चिप होता है। क्लियर? अब देखिए, अगला जो है इनसाइडर, एक टर्मिनोलॉजी है इनसाइडर। इसमें जो बातें हैं वो ये कि कंपनी के नंबर 1 डायरेक्टर यानी निदेशक, नंबर 2 पदाधिकारी, और नंबर 3 10% शेयर के मालिक। 10% शेयर के मालिक। ये 3 लोग ऐसे होते हैं जो इनसाइडर कहे जाते हैं। ठीक है। कंपनी में बहुत सारा लोग जुड़ा हुआ है, क्लर्क भी है, इसके अलावा चपरासी भी है, या अन्य और भी लोग हैं। सभी को इनसाइडर नहीं कहा जाएगा। इनसाइडर कंपनी का वही कहलाएगा जो 3 वर्गीकरण में किसी वर्ग में आता हो। नंबर 1 कि या तो वो निदेशक हो, डायरेक्टर हो। निदेशक और डायरेक्टर होने के लिए शर्त ये होती है कि वो एक निश्चित शेयर का मालिक हो। उतना शेयर को होल्डर कोई भी होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, निदेशक मंडल में शामिल होगा। बात समझ में आ रही है? तो या तो वो निदेशक हो, डायरेक्टर हो, या फिर उस कंपनी का ऑफिसर हो।
माने पदाधिकारी हो। पदाधिकारी का आशय यह है कि कंपनी के किसी विभाग का प्रधान हो, निर्णय को कार्यान्वित करने वाला व्यक्ति हो, जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निर्णय लिया हो उस निर्णय को कार्यान्वित करता हो, उसके माध्यम से कार्यान्वित होता हो, तो वो पदाधिकारी गिना जाएगा। क्लर्क और चपरासी पदाधिकारी नहीं गिना जाएगा। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो 10% कंपनी का शेयर का मालिक हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं हो, चूंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 10% से ऊपर वाले को रखा जाता है, लेकिन 10% शेयर का मालिक हो। तो ये 3 ऐसा वर्गीकरण है कि इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनसाइडर। और ये टर्मिनोलॉजी इसलिए उभरा है क्योंकि इसे शेयर के कारोबार करने में सुविधा प्राप्त नहीं होती है, और उसी को हम लोग बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो क्या होता है कि इसमें जो बातें आपको जाननी है वो ये कि जो कंपनी के इनसाइडर होते हैं, जो कंपनी के इनसाइडर होंगे, उसे कंपनी के आंतरिक मामलों की जानकारी हो। कंपनी के आंतरिक मामलों की जानकारी, आंतरिक मामलों की जानकारी। और ऐसे में जो कंपनी के इनसाइडर हैं, यदि वो शेयर बाजार में शेयर का कारोबार करते हैं या शेयर का क्रय विक्रय करते हैं, शेयर का क्रय विक्रय करते हैं, तो ऐसे शेयर के क्रय विक्रय को ही हम लोग बोलेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग। और ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग है ये लॉ के मुताबिक अवैध है। ठीक है, ये वैध नहीं है, इलीगल है। इसको अवैध क्यों करार दिया गया है, एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। इसके अवैध करार दिए जाने के पीछे कॉज है कि कंपनी का अंदर का व्यक्ति है, वो कंपनी के हालात को जान रहा है कि साहब कंपनी बहुत लाभ में चल रही है, तो क्या करेगा, जब लाभ में चल रही है तो उसकी कोशिश होगी कि कंपनी का सारा शेयर हम खरीद लें ताकि लाभ हमें हो। और फिर उसको ये एहसास हो जाए कि कंपनी अब घाटे में जाने लगी है, तो क्या करेगा, वो सारा शेयर बेच देगा। तो इसका मतलब होगा अगर इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रमोट किया गया तो सारा लाभ इनसाइडर और सारी हानि जो है जनता को होगी। तो जनता पूंजी निवेश जो शेयर बाजार में करना चाहती है उसको कोई लाभ ही नहीं होगा। तो इस नीति के तहत जो है इनसाइडर ट्रेडिंग को अवैध घोषित कर दिया गया है कि कोई भी इनसाइडर शेयर बाजार में शेयरों का क्रय विक्रय नहीं कर सकता है। अगर उसको क्रय विक्रय करना है तो इनसाइडर के पद से त्याग पत्र दे, तभी जो है वो शेयरों की खरीद बिक्री कर सकता है। अब देखिए आगे जो टर्मिनोलॉजी या हम लोग को देखना है वो इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बुल एवं बियर, ठीक है ना, मंदड़िया और तेजड़िया। और तेजड़िया। इसको इंग्लिश से बोलते हैं बुल एंड, ठीक है ना। देखिए शेयर बाजार में जो कारोबारी होते हैं, शेयर की खरीद बिक्री करने वाले, उनको ब्रोकर बोलते हैं।
यानी शेयर दलाल क्या बोलते हैं? तो शेयर दलाल का शेयरों की खरीद बिक्री वाला जो शेयर दलाल होता है उसके दो रूप होते हैं। एक भविष्य में दाम बढ़ने की आशा से खरीदता है, बढ़ने की आशा से खरीदता है। और दूसरा शेयर दलाल ऐसा होगा कि जो भविष्य में दाम कम होने की आशा से खरीदता है। तो जो बढ़ने की आशा से खरीदेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तेजड़िया, यानी बियर बोलेंगे, ठीक है ना। और जो घटने की आशा से खरीदेगा उसको हम लोग बोलेंगे मंदड़िया, ठीक है, यानी बुल बोलेंगे। तो परिभाषित रूप से तो ये बात हुई। अब इसकी व्याख्या इस ढंग से की जाती है कि आखिर तेजड़िया को बुल बोलते हैं सर, इंग्लिश वाला थोड़ा उल्टा अच्छा, लग रहा है। उल्टा कर दिया है। बोल दिया। तेजड़िया को बुल बुल, मंदड़िया को बियर। बियर, ठीक है। तो देखिए सरकमस्टांसेस कैसे आता है। आखिर ये शेयर दलाल तो एक ही तरह का होता है। तो शेयर दलाल का ये जो दो रूप उभर कर सामने आया, ये परिस्थिति के कारण। परिस्थिति किसका? तो जिसके पास शेयर होता है, जो शेयर का मालिक होता है, उसकी परिस्थिति। तो बहुत सारा शेयर का मालिक ऐसा होता है जिसको धन की तीव्र आवश्यकता हो कि मेरे पास ये धन है, मेरे पास ये शेयर, हमको बेच के धन ले लेना है। शेयर में आमतौर पे जो लोग पैसा लगाते हैं वो एक बिजनेस करते हैं। शेयर रख लिए और देख रहे हैं कि बढ़ रहा है तो बेच लिए, लाभ उनको हो गया, फिर फौरन दूसरा शेयर खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से एक कारोबार के रूप में शेयर की खरीद बिक्री करते हैं वो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको पैसे की सख्त जरूरत हुई, अपना शेयर बेचना चाहते हैं। तो जब शेयर बेचने जाएंगे तो उस समय जो शेयर की स्थिति होगी वो जानेगा कौन? तो शेयर दलाल, जो शेयर की खरीद बिक्री करता है। तो देखता है कि ये जो शेयर हम ले रहे हैं तो ये भविष्य में इसका दाम बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसी परिस्थिति उस शेयर के साथ है तो जब बेचने वाला उसे डिमांड करेगा कि भाई अभी जो इसका रेट है उसे बढ़ के हमको दे दीजिए, हमको पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो जो शेयर दलाल है वो देखेगा कि वो इसका भविष्य में जितना मांग रहा है उससे भी बढ़ने की आशा है, तो उसकी शर्त को मान लेगा, वो उस रेट पर उसका शेयर जो है ले लेगा। तो भविष्य की आशा पर लिया वो कि भविष्य में इसके दाम बढ़ेंगे, और कुछ बढ़ी हुई धनराशि विक्रेता को दे दिया उसने। तो शेयर दलाल जब इस परिवेश में काम करेगा तो वो बुल कहलाएगा, तिजड़िया कहलाएगा। अब एक दूसरा परिस्थिति भी है। वो परिस्थिति क्या है कि शेयर दलाल जान रहा है कि इस कंपनी का जो दाम अभी है वो भविष्य में चल के और कम होगा। तो जो विक्रेता है उसको वो उस दिन का प्रचलित रेट नहीं देगा, वो उससे कम रेट देगा। क्यों? क्योंकि भविष्य में कम मूल्य होने की आशा में उसको खरीद रहा है कि हम जिस रेट में भी खरीद रहे हैं वो रेट भविष्य में हमको नहीं मिलेगा, कम दाम में मिलेगा। तो इसलिए जो शेयर होल्डर है उसको प्रचलित जो जिस दिन का मूल्य है उससे भी कम मूल्य देगा वो। तो ऐसे ही शेयर दलाल के इस रूप को हम लोग
मंदड़िया बोलेंगे, बियर बोलेंगे। क्लियर? तो ये कुछ शब्दावली थे, पदावली थे जो मैंने आपको बताया। अगले क्लास में फिर कुछ नए विषयों के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।